बायोलॉजी में बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का लास्ट पार्ट जो कि पार्ट 3 है वो डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट विद द सेशन। जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में बॉडी सर्कुलेशन के हमने ब्लड के वेरियस कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया है, मींस प्लाज्मा और साथ में जो ब्लड करप्सल्स थी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, इन सब के लाइफ स्पेन और मींस इनका फंक्शन क्या था, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बीइंग्स जो डिस्कवर किए गए थे, वो डिस्कवर किए गए थे सर कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा, और ये क्वेश्चन पेपर्स में प्रीवियस ईयर्स में काफी बार पूछा गया है। सर लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए गए थे ह्यूमन बींग्स में, और इसको नाम दिया गया एबीओ ब्लड ग्रुप्स। एबीओ ब्लड ग्रुप्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं। ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन मीन्स कि जब किसी एक इंडिविजुअल का ब्लड दूसरे इंडिविजुअल को दिया जाता है, उस केस में ऐसा देखा गया कि हर एक का ब्लड, दैट मीन्स किसी एक इंडिविजुअल का ब्लड हर एक को नहीं चढ़ सकता, वो उसको सूट नहीं करता है। हमें कहते हैं कि उसके ब्लड में रिएक्शन हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल का जो ब्लड होता है उसके अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी इम्यून प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है। मतलब उसके अंदर जो उसके एंटीबॉडीज हैं उसके प्लाज्मा में वो डिफरेंट है, और साथ में एंटीजीन डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि ये एंटीबॉडीज और एंटीजीन्स क्या होते हैं। जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड कैसे होता है? ह्यूमन ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है बाय द जीन आई, बाय द जीन आई, एंड इट हैज 3 एलील्स। उसके 3 एलील्स हैं, IA, IB एंड IO। ये जो 3 जीन्स हैं ये डिसाइड करते हैं, एंड दे प्रोड्यूसेस एंड दे गिव्स द एंटीजीन्स। जो ह्यूमन ब्लड में जो एंटीजीन्स होते हैं वो होते हैं 2 तरीके के एंटीजीन्स, वो हो गए 2, IA और IB। दीज आर द 2 एंटीजीन्स विच आर गिवन बाय द जीन I, एंड इट हैज द 3 एलील्स। 3 उसके टाइप हैं, IA, IB एंड IO। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। सरफेस ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज की जो सरफेस होती है उस पे ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, IA एंड IB। सिमिलरली जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके अंदर होते हैं एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, और ये भी 2 तरीके के होते हैं, एंटी A एंड एंटी B। इन्हीं के ऊपर, दैट मीन्स ये एंटीजीन और एंटीबॉडीज पे ही बेस, किसी कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी चीज एब्सेंट है, कौन सी प्रेजेंट है, इसी के बेस पर सर कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स बताए थे इन ह्यूमन बींग्स। वो कौन कौन से हैं? टाइप A, टाइप B, टाइप AB एंड टाइप O। अब हम देखेंगे कि इनमें फर्क क्या होता है, इन सब में क्या फर्क होता है, और साथ में इनकी प्रॉपर्टीज किस तरह से डिफर होती है। जो ब्लड ग्रुप A होता है, उस A ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजीन A प्रेजेंट होता है, मतलब IA प्रेजेंट होता है उसमें। इसके जो ब्लड आरबीसीज का जो सरफेस होता है उसके ऊपर एंटीजीन A प्रेजेंट होता है, वाइल उसी ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडी है वो B प्रेजेंट होगा। दिस इज अ रूल, मींस अगर उसके अंदर एंटीजीन A है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एंटीबॉडी A प्रेजेंट नहीं हो सकता, अदरवाइज वो क्लॉटिंग हो जाती, वो ब्लड ग्रुप ही एग्जिस्ट नहीं करता, ब्लड की फॉर्मेशन ही नहीं हो पाती। एंटीजीन A प्रेजेंट है तो उसके अंदर एंटीबॉडी B प्रेजेंट होगा। ब्लड ग्रुप B के अंदर एंटीजीन B प्रेजेंट होता है, टाइप AB के अंदर दोनों एंटीजीन प्रेजेंट होते हैं, A एंड B। और जो ब्लड ग्रुप O होता है उसके अंदर कोई एंटीजीन नहीं होता, आरबीसीज पर A और B कोई भी प्रेजेंट नहीं होता। व्हाट अबाउट द एंटीबॉडी इन द ब्लड प्लाज्मा? उसमें क्या होता है? टाइप A के अंदर एंटी B प्रेजेंट होता है, और टाइप B के अंदर एंटी A प्रेजेंट होता है। टाइप AB के अंदर क्योंकि दोनों एंटीजीन प्रेजेंट है तो देयरफॉर उसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। टाइप O के अंदर
क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, इसके आरबीसीज की सरफेस पे, रेड ब्लड सेल की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, देयरफॉर दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज पे कैसे डिफरेंट हुआ, मींस जो ब्लड ग्रुप ए है वो केवल ब्लड ग्रुप ए का ही ले सकता है और इसके साथ में किसका ले सकता है, ओ का। इसका मतलब हुआ कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। इसका मतलब है कि वो किसी भी ब्लड ग्रुप को दैट मींस ब्लड डोनेट कर सकता है, इसका ब्लड हर एक ब्लड ग्रुप पे सूट करेगा। और जो टाइप ए बी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। जो टाइप ए बी है इसको एक और इसका नाम है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसका मतलब है कि ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ओ सबको उसका ब्लड सप्लाई हो सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, लेकिन वो जब खुद लेगा तो वो खुद केवल ओ का ही सूट करेगा उसको ब्लड, वो किसी और का सूट नहीं कर पाएगा, सिर्फ दे सकता है सबको। देयरफॉर इसका जो नाम दिया गया है वो कहा गया है यूनिवर्सल डोनर। और जो टाइप ए बी है इट इज नोन एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये सबसे ब्लड ले सकता है। सो दिस इज अबाउट द ब्लड ग्रुप्स कि किसने इसकी डिस्कवरी की, इसके अंदर एंटीजेंस और एंटीबॉडीज में इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, और साथ में यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप कौन सा है। ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ब्लड ग्रुप ओ इज द यूनिवर्सल डोनर ग्रुप। अब हम आते हैं आरएच सिस्टम पे। जैसे मैंने बताया कि एंटीजीन जो कि आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ साथ एक और फैक्टर ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है, वो है आरएच फैक्टर। ये जो आरएच फैक्टर है ये जो आरएच है, ये जो एंटीजीन है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। एंटीजीन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज एंड ऑफ आरबीसीज। इसका जो RH का मतलब है, इसका मतलब है रेहिसस एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय द लैंडस्टीनर एंड वर्नर इन 1940s में इसको डिस्कवर किया गया था। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो किसी पर्सन में एंटीजीन प्रेजेंट होगा आरबीसीज में और या ही नहीं होगा। अगर ये प्रेजेंट है RH फैक्टर आरबीसीज पे, ये एंटीजीन प्रेजेंट है, तो उस केस को हम कहते हैं RH पॉजिटिव। और अगर RH फैक्टर RH जीन जो RH एंटीजीन है ये नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है, तो उसको कहा जाता है RH नेगेटिव। अब ये जो RH फैक्टर होता है, ये RH फैक्टर इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड बर्थ। ये चाइल्ड बर्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस पिक्चर पे हम बाद में आते हैं, पहले मैं एक रफ तरीके से आपको समझाती हूँ। ये मान लीजिए कि जो मदर है वो RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव उसका ब्लड है, दैट मीन्स उसके आरबीसीज पर एंटीजीन RH एब्सेंट है, और ये मैं बता रही हूं मदर का। देन फादर का अगर मान लीजिए कि RH पॉजिटिव है, मतलब उसके अंदर RH फैक्टर है उसके हीमोग्लोबिन पे। अब इन दोनों से जो इनका फर्स्ट चाइल्ड होगा, ये मान लीजिए कि ये फर्स्ट चाइल्ड RH पॉजिटिव है। अब ये RH पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इसके आरबीसीज पर एंटीजीन RH पॉजिटिव है। तो जैसे आप जानते हैं कि जब फीटस डेवलप होता है तो उस केस में इसका जो आरबीसीज है फीटस का, और साथ में जो मैटरनल मतलब मदर का जो सर्कुलेशन है थ्रू द प्लेसेंटा, वहां से थोड़ा सा अमाउंट आरबीसीज का इस फीटस से मदर के सर्कुलेशन में आ जाता है। अब अगर मदर के आरबीसीज, मदर के सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में फीटस का आरबीसी आ गया जो कि RH पॉजिटिव है, तो मदर का जो ब्लड है उसके अंदर एंटी RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगता है, एंटी RH एंटीबॉडीज। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये इस वाले ब्लड ग्रुप को अपोज करेगा, मतलब उसकी क्लॉटिंग कॉज करेगा, क्योंकि ये एंटी RH एंटीबॉडीज है जो माँ के ब्लड में इस वक्त बनना शुरू हो गया है। तो अब इसका मतलब इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि मे बी फर्स्ट चाइल्ड तो
नॉर्मल तरीके से डेवलप कर जाएगा और साथ में इसकी डिलीवरी भी सेफ हो जाएगी। लेकिन अगर यही मदर सेकेंड चाइल्ड के समय में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि तब मदर के अंदर RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगा। तो जो सेकेंड चाइल्ड होगा ड्यूरिंग द सेकेंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो RH एंटीबॉडीज हैं ये उस फीटस के RBCs को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। मतलब जो न्यूबॉर्न फीटस है, मतलब दैट मीन्स बर्थ से पहले ही उस फीटस की डेथ हो जाएगी और वो डेवलप नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन को कहा जाता है हीमोलाइटिस HDN, हीमोलाइटिस डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। लेट अस कम टू द टॉपिक ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड कोगुलेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। जब कभी हमें चोट लग जाती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, और हमें खून निकलने लगता है, तो विद इन 2 to 8 मिनट के अंदर ही ब्लड की क्लॉट, दैट मीन्स खून का थक्का जम जाता है, और 2 to 8 मिनट के अंदर ही ब्लड की क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्लड कोगुलेशन। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, और इसमें जो सबसे ज़्यादा मदद करता है, जो इसकी स्टार्ट होता है, वो उसका स्टार्ट ही होता है ब्लड प्लेटलेट से। ब्लड प्लेटलेट, इट हेल्प्स या इट इनिशिएट द, रादर वी सेज दैट इट इनिशिएट द ब्लड कोगुलेशन। अब वो स्टार्ट कैसे होता है, ये प्रोसेस क्या है ब्लड कोगुलेशन का? जैसे कि जो इंजर्ड ब्लड वेसल्स हैं, दैट मीन्स अब वहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं कि जो ब्लड प्लेटलेट हैं वो जाकर उस दैट मीन्स जो इंजर्ड एरिया है, जो इंजर्ड ब्लड वेसल्स हैं, वहां जाके वो इकट्ठा हो जाती हैं, और उसके बाद विद ये जो प्लेटलेट्स हैं जो अब इकट्ठी हो गई हैं, ये ब्रेक होना शुरू होती हैं, एंड दे रिलीजेस द 2 सब्सटेंसेस। ये 2 सब्सटेंस रिलीज करती है। एक तो उसमें से है थ्रोम्बोप्लास्टिन और दूसरा है सेरोटोनिन। इस सेरोटोनिन का काम क्या होता है? इस सेरोटोनिन का काम ये होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है, मींस इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, जब ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसका मतलब है कि अब ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है। ब्लड का फ्लो बहुत तेज नहीं होता। अगर ब्लड का फ्लो तेज होगा तो वहां फर्स्ट थिंग कि वहां पे कोगुलेशन भी नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स जो क्लॉटिंग है, जो ब्लड की जो क्लॉटिंग है, जो थक्का जमना है, वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सेरोटोनिन का काम क्या होता है कि इट कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल को सिकोड़ देता है, जिससे जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाता है। दूसरा ये सब्सटेंस जो प्लेटलेट रिलीज करती हैं वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या होता है? इस थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या होता है कि इट फॉर्म्स द एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। दैट प्रोथ्रोम्बिनेज एक्ट्स वर्क इज, दैट मीन्स कि जो काम करता है ये 2 तरीके से काम करता है। पहला काम तो ये करता है कि ये हेपरिन को इनएक्टिवेट कर देता है। इट इनएक्टिवेट द हेपरिन। एंड व्हाट इज द हेपरिन? हेपरिन क्या था? जैसे कि आपको याद होगा, इससे पहले की वीडियोस में डिस्कस किया है कि हेपरिन क्या? हेपरिन इज अ एंटीकोगुलेंट। ये हमारी ब्लड वेसल्स में जो हेपरिन पिगमेंट होता है, इसकी वजह से ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग नहीं होती है। ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ये क्लॉटिंग को ब्लड वेसल्स में होने नहीं देता है, अदरवाइज ब्लड वेसल्स में ही ब्लड जम जाए। और वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हेपरिन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर क्योंकि चोट लगी है, ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत है, सो देयरफॉर इसको इनएक्टिवेट करना जरूरी है, हेपरिन को, and which is done with the help of a prothrombinase. This prothrombinase enzyme, इसका पहला काम होता है कि it inactivate the heparin. अब ये हेपरिन को इनएक्टिवेट कर देता है। और दूसरा वर्क ये करता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये एक एंजाइम की तरह काम करता है और ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये कहाँ से आया प्रोथ्रोम्बिन? ये आया है, इट इज फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन में से आया है प्रोथ्रोम्बिन। और ये जो प्रोसेस होता है,
साथ में कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में होता है, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज। दिस थ्रोम्बिन, अब इस थ्रोम्बिन का काम क्या है, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट कर देता है। मींस इट इज अ प्रोटोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की तरह ये काम करता है और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट कर देता है। दिस फाइब्रिन मोनोमर देन पॉलीमराइज, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं और ये स्टिकी लॉन्ग थ्रेड टाइप बना देते हैं जिसको कहते हैं फाइब्रिन। These fibrin threads it makes the clot, ये क्लॉट की फॉर्मेशन कर देते हैं। So this is how the clot formation takes place। अब जैसे कि हमने जब विटामिन के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, उसमें विटामिन के का नाम आया था कि विटामिन के इज नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। अब विटामिन के का काम इस प्रोसेस में कहाँ है विटामिन के का काम कहाँ है कि इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर। लीवर में इसका सिंथेसिस होता है प्रोथ्रोम्बिन का, जो कि विटामिन के इंड्यूस करता है, विटामिन के की प्रेजेंस में होता है। सो अब जैसे आप देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ और इस थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। सो दिस इज हाउ द क्लॉटिंग टेक्स प्लेस और ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, साथ में एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ वन स्मॉल थिंग इज दैट कि कई बार आपने देखा होगा कि जब जो इंजर्ड जगह होती है, जो जहाँ चोट वाली जगह होती है, वहाँ कई बार क्लॉट से कुछ सीरम टाइप निकलना शुरू होता है। सीरम, वो सीरम क्या होता है, वो सीरम होता है कि जब क्लॉट जम जाता है तो ब्लड प्लाज्मा का कुछ पार्ट स्क्वीज आउट हो जाता है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, लेकिन इसके अंदर एक तो फाइब्रिनोजन नहीं होता और दूसरा जो करप्सल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। सो व्हाट इज द सीरम? सीरम इज अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा, ये ब्लड प्लाज्मा का ही एक पार्ट है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर फाइब्रिनोजन नहीं होता है, फाइब्रिनोजन एब्सेंट होता है, और सेकेंड इसके अंदर आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट ये सब एब्सेंट होते हैं। So this is about the serum and this slide is all about the blood coagulation, किस तरीके से blood coagulation का process हमारी बॉडी में होता है। With this portion we covers the blood topic, इसके साथ ही blood का हम पोर्शन कवर कर रहे हैं। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो ह्यूमन हार्ट का, लिटिल बिट बिगर एंड कॉम्प्लिकेटेड वो टॉपिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, इसके साथ में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।